बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 23 अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके लिए 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के मौके पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति 23 तारीख को ही देहरादून पहुंच जाएंगे और इसके लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्हें एक बार फिर आमंत्रित करेंगे। तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, विधानसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। और प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारिणी की घोषणा के साथ ही असंतोष भी सामने आने लगा है। कांग्रेस के कई नेताओं ने दबी जुबान में अपना विरोध जताया है। दरअसल जिन लोगों को प्रदेश कांग्रेस संगठन में जगह मिली है उसमें हरीश रावत समर्थकों की ही तादाद ज्यादा है, जबकि यशपाल गुट, इंदिरा हृदय गुट और बहुगुणा गुट के इक्का दुक्का समर्थकों को ज्यादातर कुछ जगह नहीं मिल पाई है। सर आपका आशीर्वाद होगा तो कैसे? बिल्कुल, किसने नुकसान पहुंचाया, किसने फायदा पहुंचाया, इसका आकलन तो प्रदेश अध्यक्ष को ही करना था। तो उन्होंने सारा आकलन करके ही कार्यकारिणी बनाई होगी। कांग्रेस मुक्त करने का नारा दिया हुआ है, उन ताकतों से हम लोग लड़ रहे हैं। तो जब पार्टी ने एक सैकड़ा पार करके इतनी बड़ी टीम तैयार की है तो उसमें मैं समझता हूं कि सफल होना चाहिए। एक जिले में 2-2 महासचिव यदि बन गए और 4-4 सेक्रेटरी सचिव बन गए, 13 जिले हैं, तो मैं सोचता हूं कि जिला तो गया किनारे दर किनारे। आखिर जिले के क्या तो ये पूरा ऐसा लगता है कि इतना बड़ा शायद है कि सेंटर में भी इतना पदाधिकारी या सदस्य होते नहीं है, मुझे जो लगता है। तो जिस प्रकार मुझे लगता है कि ऐसा एक बना दिया गया कि अपने लोग खुश करने, लेकिन दूसरा पक्ष निश्चित है इसमें शायद है कि मैं सोचता हूं कि कलह उत्पन्न करेगा। वरिष्ठ पदाधिकारी जो थे कभी सरकार में, जो संगठन में या किसी भी तरीके से जो वरिष्ठ थे, उन्हें बहुत छोटे छोटे से पद दे दिए गए। यानी उनकी जो पहले की कार्य क्षमता थी या पहले जो उनका स्ट्रक्चर था या उनके जो पहले की पद थे वो कहीं बड़े थे, उसको छोटा कर दिया। उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी भी जताई है और शायद पद लेने से भी इनकार कर दिया है। और पिथौरागढ़ के सहकारी बैंक में लाखों रुपयों खर्च कर संचालकों के परिजनों को हवाई सफर कराने के आरोप में बाद इस मामले में रजिस्ट्रार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज के प्रांतीय महामंत्री ने इस बाबत शिकायत दी थी, जिसमें स्टडी टूर के नाम पर बैंक अधिकारियों और संचालक मंडल के सदस्यों के परिजनों को सैर सपाटा कराने का आरोप लगाया गया था। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज के प्रांतीय महामंत्री एसके चौबे के मुताबिक बैंक में कई घपले और घोटाले भी हो रहे हैं। उधर मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी जांच की मांग उठाई है। इस पूरे प्रकरण की जो है स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाए और जांच होने तक उक्त दोनों अधिकारी, सचिव महाप्रबंधक पीसी दुमका जी और उप महाप्रबंधक विक्रम चंद को वहां से तत्काल स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि इसका जो है जांच में कोई बाधा न पड़ने पाए और निष्पक्ष जांच हो। ये निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कहीं नियमों की अनदेखी हुई है, नियमों की अवहेलना हुई है, संस्था को जो है आर्थिक रूप से चोट पहुंचाई गई है, तो अगर कहीं नियमों की अनदेखी हुई है और परमिशन नहीं ली गई है या अनावश्यक रूप से संस्था को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो इसमें दोषियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। न भ्रष्टाचार होगा तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का आंख मूंदे हुए है, क्योंकि जो सामने दिखता है उस पर आंख मूंदे, तो अन्य कितना और हो रहा होगा, ये चिंतनीय और सोचने का विषय है। निश्चित है, मैं सोचता हूं इस और जांच होनी चाहिए और सरकार इससे लगता है कि कटघरे में खड़ी है और अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है। और भगवानपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सरकार धन बल का, सत्ता बल का, बाहुबल का दुरुपयोग करेगी, उसको भी हमको कैसे रोकना पड़ेगा। यदि हमने उसको रोक लेंगे, जिस प्रकार से हमने टेहरी उपचुनाव जीते, हम टेहरी का लोकसभा का उपचुनाव जीते थे, सरकार कांग्रेस की थी, उसमें हमने सारे जो इस प्रकार के हथकंडे थे कांग्रेस की हथकंडों को रोका। उसी हिसाब से हमको चुनाव को लड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार से वहां पर विकास कार्यक्रम बिल्कुल केवल कागजों में हो रहे थे, उसको लेकर सारे वर्ग के लोग इस समय कांग्रेस से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बिल्कुल मजबूती से खड़ा है।
उधर खटीमा से बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी आशंका जताई है कि राज्य सरकार भगवानपुर सीट पर जीत हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश कांग्रेस किसी भी तरीके से जीत हासिल करना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने 2 लोगों को लाल बत्ती भी बांटी थी, लेकिन निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप के बाद उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा था। सारे पैसे आपको देने हैं क्या? वो जैसे उन्होंने धारचूला का चुनाव, अन्य चुनाव में जो धांधलियां की हैं, उसी तरह से एन केन प्रकार इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से 2 लोगों को दी हुई लाल बत्तियां वापस की हैं, ये अपने आप में एक सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार की धांधली और किस प्रकार का जो है एक शासन तंत्र किस तरह इस चुनाव को ले जाना चाहता है। ये लोगों से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया अच्छी तरह से कि जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है, इसलिए वो इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जनता आने वाले समय में निश्चित रूप से माकूल जवाब। और उधम सिंह नगर के सितारगंज में 4 महीने में 5 एसडीएम बदले जा चुके हैं और अब भगत सिंह फोनिया को सितारगंज भेजा गया है। इससे पहले इलागिरी को 19 दिन और अनिल शुक्ला को 22 दिन बाद ही तबादला उनका कर दिया गया था। बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सितारगंज में इन दिनों माफिया राज चल रहा है और जो भी अधिकारी खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उस पर गाज गिर रही है। सितारगंज की बात नहीं, सितारगंज में 4 एसडीएम बदले गए हैं, उसके अलावा पूरे प्रदेश का यही हाल है। आज ये हो गया है कि कोई अपने मर्जी का डीएम लेके आ रहा है, कोई अपने मर्जी का एसएसपी लेके आ रहा है। ये पहली बार देखने में आ रहा है कि लोग अपनी मर्जी के अधिकारी अपनी जेब में लेकर आ रहे हैं। जो उनके काम अच्छे नहीं कर रहा या उनकी मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, उनके जो अवैध धंधे हैं उनमें जो है सहयोग नहीं कर रहा है, उसको सीधे सीधे हटा दिया जाए। और श्रीनगर के अलकनंदा नदी में अवैध खनन जारी है और हैरानी की बात यह है कि 10 से 14 साल के बच्चों से यहां मजदूरी भी कराई जा रही है, जबकि यह अवैध खनन ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से महज 100 मीटर की दूरी पर हो रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बता दें कि नियमानुसार 1.5 मीटर तक ही रेत बजरी उठाया जा सकता है, लेकिन खनन माफिया 7 से 10 मीटर तक गड्ढे खोदकर अवैध खनन कर रहे हैं। इस बाबत डीएम की माने तो जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बाल मजदूरी के मामले में भी कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन बात कह रहा है। सीमांत में कोई बाहर जो काम करेगा उसको तो कठोर कार्रवाई करने के लिए मैं एसडीएम को निर्देश कर रहा हूँ। ऑलरेडी पहले भी निर्देश उन्होंने जारी किए हैं कि जो खनन क्षेत्र जहां पर उनका चौहद्दी है उसी चौहद्दी के अंदर खनन करेंगे, उससे बाहर नहीं करेंगे। जहां तक माल बंधन या प्रश्न जो है आपने मेरे संज्ञान लाया, इसमें तुरंत कार्रवाई के लिए मैं एसडीएम और वहां पुलिस को निर्देश दे रहा हूं कि कोई भी बाल मजदूर वहां पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। उनके विरुद्ध जो बाल मजदूरी का मतलब जो कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। और पौड़ी जिले के स्कूलों में लगातार छात्रों की संख्या घट रही है। आलम यह है कि 5 ब्लॉक्स के 35 स्कूलों में छात्रों की संख्या घटकर 10 से कम रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक जिले के 9 ब्लॉक्स में 125 विद्यालयों में पीने का पानी और 508 विद्यालयों में बिजली नहीं है। वहीं जिले में 9 विद्यालय बंद हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए कोशिशें नहीं की जा रही हैं, जिससे स्कूल बंद होते जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि विभाग 1 अप्रैल से 24 मई के बीच स्कूल चलो अभियान चलाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात भी है कि कई स्कूलों में मैंने देखा कि टीचर्स तो 6 हैं और बच्चों की संख्या 3 या 4 है। तो अगर हम गवर्नमेंट स्कूलों को अगर प्रयास करें कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ें और टीचर्स बढ़िया हों, शिक्षा का स्तर बढ़े, तो नेचुरली अच्छा है कि प्राइमरी स्कूलों का स्तर बढ़ेगा। सरकार में बैठे हुए लोगों में इच्छा शक्ति नहीं है तो प्रशासन में बैठे हुए लोग उसका आनंद उठा रहे हैं और इसकी वजह से सुविधाओं का अभाव होने की बात कह करके इन मामलों को छोड़ा जाता है, जबकि सच में यहाँ पर पलायन पर चिंता नहीं होना चाहिए था। जिस दिन आप पलायन को रोकने में कामयाब हो जाएंगे उस दिन ये सारी सुविधाओं की बातों को भी भूल जाएंगे। और उधम सिंह नगर में जिला सेवा योजना कार्यालय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में नाकाम होता दिख रहा है। आलम यह है कि बीते साल 15,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें महज 200 लोगों को ही रोजगार मिल पाया था। उधर अधिकारियों की माने तो कुछ लोगों की सरकारी नौकरी के साथ समूह ग में भी भर्तियां की गई हैं। साथ ही समय समय पर भर्ती मेला भी आयोजित किया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 15,000 पंजीयन हुए, जिनमें रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 200 अभ्यर्थियों को रोजगार सीधे दिया गया तथा कुछ सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में समूह ग की प्रत्येक परीक्षा में पंजीकरण अत्यंत आवश्यक होता है। इस रूप में भी अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया है। और श्रीनगर के बेस अस्पताल में जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती होने वाली है। 4 साल बाद अप्रैल महीने में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती होगी, जिससे इलाके के लोगों में भी खुशी है।
लोगों के मुताबिक इसका उनको फायदा पहुंचेगा। दरअसल श्रीनगर बेस अस्पताल में इलाज के लिए ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से लोग पहुंचते हैं, जिन्हें रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से देहरादून और दिल्ली का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब श्रीनगर में ही सहूलियत मिल जाएगी। और 2017-16 में हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है और डीआईजी जीएस मर्तोलिया के मुताबिक ड्रोन कैमरे के जरिए मेला क्षेत्र में नजर रखी जाएगी। साथ ही वायरलेस सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही आपको बताया कि सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाएगा। डीआईजी के मुताबिक खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। उत्तरकाशी के चमकोट में मोटर पुल की स्वीकृति मिलने के 2 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। दरअसल 2012 में भागीरथी में आई बाढ़ से सड़क नदी में बह गई थी और उस पर मलबा आ गया था, जिसके बाद गांव अलग थलग पड़ गया था। प्रशासन ने ग्रामीणों की मांग पर मतली चमकोट के लिए पुल की स्वीकृति दी थी, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। उधर नैनीताल में हिंदी भाषा के महत्व और इसे वृहद पहचान देने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड से साहित्यकार लीलाधर जुगड़ी और लक्ष्मण सिंह बट्रोही जैसे साहित्यकारों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। इस मौके पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर होशियार सिंह धामी ने कहा कि भाषा को जीवंत रखने और रोचक बनाने के लिए समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और उधर खबरों में अगर आगे बढ़े तो रुद्रपुर पुलिस ने 10 सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें मौके से धर दबोचा। इन आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, कंप्यूटर और 83,000 रुपए बरामद किए गए हैं। और पहाड़ों पर पलायन किसी त्रासदी से कम नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 दशक में 40 लाख लोगों ने पहाड़ को छोड़ दिया है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो थोड़ा जुदा है। एक रिपोर्ट देखिए। ये है सीमांत पिथौरागढ़ का मलान गांव। इस गांव में पहले करीब 100 परिवार रहा करते थे, लेकिन अब 16 परिवार ही रहते हैं। इन परिवारों में भी ज्यादातर पलायन की राह पर हैं। रोजगार के लिए पिछले करीब 1 दशक में 40 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़ा है। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के मलान गांव की तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर मुंबई में काम करने वाले एक युवक ने स्वरोजगार पैदा किया है, जिससे करीब 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वहीं इलाके के लोग इससे सीख भी ले रहे हैं। गांव को उजड़ते देखकर मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत जयप्रकाश जोशी ने वापस लौटने का मन बनाया। इस काम में उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया और गांव में डेयरी स्थापित की, जो रोजगार का जरिया भी बन रही है। अभी तक मैं जो है गाय लानी शुरू कर दी है। अभी 19-20 गाय मेरे पास में है और जिनको मेंटेन करने के लिए मैंने लगभग यहाँ अपने लोकल लोगों को 15-20 लोगों को कार्य दिया हुआ है। परेशानी तो होती है, लेकिन साथ देना तो भी जरूरी है ना पति को। तो परेशानी भी थोड़ा बहुत होती है। कहीं भी जाओ तो परेशानी तो रहती है हमारे पीछे। जैसे बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, उन्हें कौन देखेगा, क्या करेगा, स्कूल का प्रॉब्लम है उनका, तो परेशानी झेलकर हम लोग कर रहे आगे के लिए, बढ़ रहे आगे। जयप्रकाश जोशी के डेयरी फार्म में करीब 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो घर में ही काम मिलने से काफी खुश हैं। अभी मिल रहा है, मतलब ठीक साहब से अपने घर में ही, घर के नजदीक। हम अब अपने बच्चों के साथ सब अच्छे ढंग से अपनी मतलब जीवन यापन चल रहा है। मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मुझे रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ कुछ सीखने को भी मिल रहा है और यहाँ भैया लोगों का व्यवहार भी अच्छा है। जयप्रकाश जोशी की गौशाला में करीब 19 गायें हैं और उन्होंने 60 गायें बांधने लायक गौशाला तैयार की है, जहाँ और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। जबकि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं बहुत छोटे लेवल में छोटा सा काम कर रहा हूँ। हो सकता है धीरे धीरे बढ़ के मैं काफी कुछ कर सकूं, लेकिन अभी मैं कुछ वादा नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो बाहर जा रहे लोग आजकल यहाँ से अपने गाँव को, परिवार को छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, तो उनके साथ भी उनके भाई पिता जो भी पति होते हैं उन्होंने यहाँ पर रहना चाहिए। वही हमारा सपना है कि परिवार ने जुड़े रहना चाहिए यहाँ पर आसपास के गाँव में। गाँव भरा भरा रहना चाहिए हमारा। दरअसल पहाड़ों पर रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है और यही पलायन की बड़ी वजह बनती है। जयप्रकाश जोशी के मुताबिक अगर गांवों को बचाना है तो गांवों में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग स्थापित करने होंगे। करीब 2 दशक पहले तक पहाड़ों में लोग स्वरोजगार पैदा करके रोजगार पाया करते थे, लेकिन महानगरों की बढ़ती चकाचौंध ने इसमें कहीं न कहीं ब्रेक लगाया, जो आने वाले समय में लोगों के लिए कहीं न कहीं तनाव और पलायन का कारण बनी। शायद लोग अब इससे वापस अपनी जड़ों में लौट रहे हैं, जो इलाके के साथ साथ पूरे देश प्रदेश के लिए एक नजीर साबित होगी। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, जी मीडिया, उत्तराखंड।
और रामनगर के गिरजा देवी मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोसी के बीचों बीच इस मंदिर में देवी के दर्शनों के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और मनौतियां मांग रहे हैं। धर्म और आस्था का ये संगम, जहां विश्वास है, श्रद्धा है और मन को सुकून देने वाला वातावरण भी है। ये स्थान है उत्तराखंड के रामनगर से थोड़ी दूरी पर। यहाँ माता गिरिजा देवी लोक कल्याण के लिए प्रवास कर रही हैं। आस्था और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली इस देवी के मंदिर की शोभा नवरात्र के दिनों में देखते ही बनती है। श्रद्धा के इस केंद्र पर नवरात्र के दिनों में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। सुबह से देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लग जाती है। इन दिनों भी गिरजा देवी के मंदिर परिक्षेत्र में मेला सा लगा हुआ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पिछले साल आई थी और यहाँ की मान्यता सुन के ही आई थी, और जहाँ तक है मान्यता पूरी होती है तो वापस दोबारा बुलावा होता है, और वही है, मैं इसीलिए दोबारा आई। गिरजा मंदिर पे हम 2.5 साल पहले आए थे, मन्नत मांग के गए थे। मन्नत हमारी पूरी हो गई है, इसलिए आपके फिर बच्चे के साथ दर्शन करना चाहते हैं। यही मेरी मनोकामना है। रामनगर के कोसी नदी के बीचों बीच स्थित एक टिले पर गिरिजा देवी का मंदिर है, जो कोसी नदी को 2 धाराओं में बांट देता है। गिरिजा देवी मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का पवित्र केंद्र तो है ही, साथ ही अपनी भौगोलिक बनावट के चलते भी इसे कुदरत का अनोखा चमत्कार भी कहा जा सकता है। वहीं कोसी के बीचों बीच स्थित ये मंदिर भयंकर बाढ़ में भी टिका रहता है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दूसरी तरफ मंदिर के चारों तरफ फैले कॉर्बेट के घने जंगल यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। रामनगर से खुशहाल रावत के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया।